हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी आईएएस में। मेरा नाम है AK उपाध्याय। चलिए हम यूपी री एग्ज़ाम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपने 7वें प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों हमारा आज का पहला सवाल है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान है। अभियोग शब्द का मतलब है दोस्तों इम्पीचमेंट या महाभियोग, ठीक है। और सवाल में सिंपल सा कहा गया है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है कि किसके विरुद्ध अभियोग चलाया जा सकता है। सवाल ये उठता है कि महाभियोग है क्या। आप इसको सिंपल सी एक प्रक्रिया समझें, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उसके पद से हटाया जा सकता है। और ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसे न्यायिक प्रक्रिया नहीं कहा जाता। अगर आपसे पूछा जाए सवाल में कि अभियोग या महाभियोग एक कैसी प्रक्रिया है, तो आपका उत्तर होगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है। ऑप्शन में कहा गया है कि क्या इसे राष्ट्रपति के विरुद्ध चलाया जाता है, राज्यपाल के विरुद्ध, मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध या उपराष्ट्रपति के विरुद्ध, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। सिंपल सी तौर पर अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 61, कौन सा? आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है और कहता है कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति अगर कोई ऐसा काम करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है या उसके अधिकारों का मिसयूज करता है राष्ट्रपति, या संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसे आर्टिकल 61 का प्रयोग करके इम्पीचमेंट द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। आपको ये भी पता होगा कि अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों है या फिर महाभियोग की व्यवस्था क्यों लाई गई है। दोस्तों जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हैं तब तक उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, उन्हें न्यायालय के सामने पेश नहीं किया जा सकता। और अगर न्यायालय के सामने पेश नहीं किया जा सकता तो क्या इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति कुछ भी कार्य कर सकते हैं? क्या वो अपनी इच्छा से शासन चलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं या संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं? इस चीज से बचने के लिए संविधान में आर्टिकल 61 जोड़ा गया और ये कहा गया कि भले ही राष्ट्रपति को अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो कोई ऐसा कृत्य या ऐसा काम करते हैं जिससे संविधान का उल्लंघन होता हो, तो क्या किया जाएगा? उसे महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। अदालत नहीं लेकर जा सकते, लेकिन उसे पद से हटाया जा सकता है, सजा दी जा सकती है। इसलिए ये क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि न्यायालय द्वारा ये इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा रहा है, लेकिन न्याय तो हो रहा है। और किसके लिए न्याय हो रहा है? कि राष्ट्रपति ने जो काम किया है, जिसका उस काम से जिसको नुकसान हुआ है, उसके लिए तो भरपाई की जाएगी। तो इसीलिए ये क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों आगे बढ़ता हूँ और कहता हूँ, अगर मुख्य न्यायाधीश की हम बात करें तो मुख्य न्यायाधीश को भी पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये भी सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा हो सके कि न्यायाधीश कोई काम करे जो उसके संविधान के उल्लंघन को दर्शाता हो, तो भी उस पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। सिंपल सी बात है, उपराष्ट्रपति के लिए भी एक प्रक्रिया है पद से हटाने के लिए, ठीक है। वो प्रस्ताव के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। यानी कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या किया जाता है? एक प्रक्रिया, एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। कहाँ पर? राज्यसभा में। ये ध्यान रखना है कि इसको पद से हटाने की शुरुआत जो की जाएगी उपराष्ट्रपति को, वो राज्यसभा से की जाएगी, ना कि लोकसभा से। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। और अगर ये पदेन सभापति होते हैं तो ये क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया भी राज्यसभा में शुरू की जाएगी, लोकसभा में नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये एक प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। लेकिन राज्यपाल एक ऐसा पद है जिसके लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार होते हैं, उसको नियुक्ति करने के लिए और उसको हटाने के लिए भी। इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, ठीक है। ना ही संविधान में इसकी व्याख्या की गई है कि भाई जो ये राज्यपाल होंगे उसे किस प्रकार से हटाया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 156 का क्लॉज 2 ये कहता है, 156 का क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, क्या कर सकता है? कि राज्यपाल
अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। ये आर्टिकल 156 के क्लॉज 2 में यह व्यवस्था की गई है। इसको पद से हटाने के लिए कहीं पर भी संविधान में किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। जैसे मैं बात करूं, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए आर्टिकल 61 का जिक्र किया गया है और उसमें पूरी प्रक्रिया दी गई है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी एक प्रस्ताव के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को बताया गया है। आर्टिकल 67 में ऐसा कहा गया है, प्रस्ताव द्वारा हटाया जाएगा। आर्टिकल 67B ये कहता है कि एक प्रस्ताव के माध्यम से उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। क्लियर है? लेकिन सवाल ये उठता है कि जब राज्यपाल के लिए कोई विशेष प्रक्रिया की नहीं गई है तो कौन हटाएगा? सिंपल सी बात है, हम जिक्र कर चुके हैं कि राष्ट्रपति हटाएगा। और अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहे तो भी किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। तो इस वाले सवाल का हमारा पहला उत्तर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जितनी भी बातें की गई हैं इस सवाल में, आपके कई सारे सवाल कवर हो गए हैं। अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति के महाभियोग की, तो वो आर्टिकल 61 में दिया गया है। अगर मैं बात करूं कि उपराष्ट्रपति और राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है, तो राष्ट्रपति को दे सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत दे सकता है? आर्टिकल 156 के क्लॉज 2 के तहत दे सकता है। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की व्यवस्था या प्रस्ताव की प्रक्रिया किस में दी गई है? आर्टिकल 67B में दी गई है। कहाँ से शुरुआत की जा सकती है? राज्यसभा से शुरुआत की जा सकती है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा कवर हो गया। कई सारे क्वेश्चन इसमें आपके आ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल कहता है कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है किसके द्वारा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। एक है स्थानीय सरकारों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, या केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो कृषि आयकर का जो मामला है या जो विषय है, ये किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। ये राज्य सूची में आता है। और अगर ये राज्य सूची में आता है तो हमने बात की थी अपनी लास्ट क्लास में, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? एक तो संघ सूची है, दूसरी एक राज्य सूची है, और तीसरी एक समवर्ती सूची है। क्लियर है? संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। उसी प्रकार से समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार इन दोनों सरकारों के पास होता है, यानी संघ के भी और राज्य सरकार के भी। लेकिन सवाल में कृषि आयकर की बात की गई है, तो कृषि आयकर राज्य सूची का विषय होने के कारण इस पे सरकार यानी राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य सरकारों के द्वारा भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न पद्मश्री को प्रारंभ किया था? सिंपल सा सवाल है। ये जो सवाल पूछा गया है ये फंडामेंटल राइट से रिलेट करता है। ठीक है, फंडामेंटल, ये जितने भी आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे के सारे मौलिक अधिकार में आते हैं या फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। और इसमें से एक स्पेसिफिक आर्टिकल को उठाया गया है और कहा गया है कि भारत सरकार ने कौन से आर्टिकल के तहत या अंतर्गत भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था। ऑप्शन है 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17 और आर्टिकल 18। ठीक है, इसमें आपको मैं ये बता दूं कि चारों के चारों आर्टिकल फंडामेंटल राइट से रिलेट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी आर्टिकल 18, जो उपाधियों के अंत की बात करता है। क्या कहता है कि आर्टिकल 18 के तहत कोई उपाधियां नहीं दी जाएंगी। ये उपाधियों का अंत करता है। ठीक है, और साथ में ये भी कहता है कि जो भारत सरकार है वो किसके आधार पर, यानी कि सैनिक संबंधी उपाधियां, या मैं कहूं कि पुरस्कार, या फिर विद्या संबंधी पुरस्कार दे सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता। अगर मैं बात करूं कि अगर क्या कोई व्यक्ति अगर अपने नाम के आगे राजा लगाना चाहे तो क्या वो ये उपाधि को लगा सकता है? जैसे पहले राजा महाराजा लगाया करते थे। अब ऐसा नहीं हो सकता।
दूसरी बात ये भी कही गई कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण ऐसे जो भी पुरस्कार हैं या अवार्ड हैं, अगर किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं और वो इनका प्रयोग अपने नाम के आगे या पीछे उपसर्ग या विसर्ग के रूप में करता है तो उनसे ये उपाधियां वापस ली जा सकती हैं। ठीक है, आपको मिल गया, आप इनका सम्मान करें, आप अपने पास रखिए, लेकिन आप इनका यूज नहीं कर सकते अपने नाम के साथ। तो आर्टिकल 18 इसका सही उत्तर होगा और ये उपाधियों के अंत की बात करता है और इसी के तहत भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसी उपाधियों का प्रारंभ किया गया। ठीक है, अवार्ड्स का प्रारंभ किया गया। आर्टिकल 15 आपको पता है क्या कहता है, ये समानता की बात करता है। ठीक है, और कहता है कि धर्म, मूल, वंश, किस किस के आधार पर, धर्म, मूल, वंश, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। सिंपल सा आर्टिकल 15 में कहा गया, समानता की बात करता है। हमने जिक्र किया था कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानताओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, और यही आर्टिकल पूरे के पूरे यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 में एक शब्द और है जिसको कहा जाता है केवल, है ना, इनमें मेंशन है, कहा गया है कि केवल राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा अगर परिस्थितियां और हैं तो राज्य भेदभाव कर सकता है। ठीक है, राज्य अलग कानून का निर्माण कर सकता है, लोगों में विभेद कर सकता है, लेकिन केवल धर्म, जाति, मूल, वंश और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता प्राप्त की जाए। किसमें? लोक नियोजन में। और लोक नियोजन का मतलब होता है कामों में, सरकारी कार्यों में क्या किया जाएगा कि इनमें सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अगर आपसे मैं कहूं कि ए नाम का और बी नाम के दो व्यक्ति हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस के लिए, सरकार कहती है कि ए नाम को हम एंट्री देंगे ताकि वो एग्जाम दे सके, लेकिन बी को नहीं देंगे किसी भी आधार पर, तो क्या है, ये आर्टिकल 16 का उल्लंघन है, क्योंकि लोक नियोजन है, पब्लिक वर्किंग है, यानी जॉब्स हैं, सरकारी जॉब्स हैं। और भाई भारत में रहने वाला हर एक नागरिक की ये मांग है, ये अधिकार है कि उसे नौकरी मिले, वो प्राप्त कर सकता है अगर वो एलिजिबल है, तो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उसे नौकरी मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आर्टिकल 16 का उल्लंघन है और वो व्यक्ति अदालत जा सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ आप जाति सूचक शब्द नहीं बोल सकते, किसी को आप अपमानित नहीं कर सकते, है ना। केवल ना छूना ही अनटचेबिलिटी नहीं होता है, किसी को अपशब्द बोलना, जाति सूचक शब्द बोलना, उसके धर्म को लेकर कुछ बोलना, ये भी क्या होता है, एक अस्पृश्यता ही है। और आर्टिकल 17 में ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो सरकारी पद पर हो या किसी भी पद पर हो, मंत्री पद पर हो, अगर वो अस्पृश्यता को बढ़ाने की बात करता है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा और उसमें सजा का प्रावधान भी है। आप अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं दे सकते। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आर्टिकल 18, यानी कि ऑप्शन डी हमारा तीसरे सवाल का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है। क्या है? एक द्रव्यता अनुपात है। ऑप्शन में दिया गया है पूंजी पर रिटर्न, चालू अनुपात, ऋण से शेयर पूंजी अनुपात और परिसंपत्ति टर्नओवर। ठीक है, तो क्या किया गया है कि यहाँ पर एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है। ठीक है, इसे तरलता अनुपात भी कहते हैं, लिक्विडिटी रेशियो भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि द्रव्यता अनुपात क्या है, मैं आपको ये बता दूं, जो तरलता अनुपात है बेसिकली वो क्या होते हैं, 2 तरीके से होते हैं। तो होते हैं, तो चालू अनुपात होता है और दूसरा होता है तरल अनुपात।
ठीक है। यह अनुपात फर्म के चालू दायित्व जो होते हैं, मान लेते हैं ये, हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ये होता ये है कि जैसे कोई फर्म है, ठीक है, और उस फर्म के पास कुछ लायबिलिटीज हैं, यानी दायित्व है। क्या है? दायित्व है। और दायित्व का मतलब होता है कि लेनदारी लेना, यानी कि लोन हो जाना, जिसको चुकाना पड़ता है। और अगर वो व्यक्ति उसको दायित्व को चुकाने की या उनके भुगतान करने की क्षमता को रखता है, तो ये जो द्रव्यता अनुपात है ये उसी क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि कोई ए नाम की फर्म है, उसने कोई दायित्व या लोन लिया हुआ है, तो उस लोन के भुगतान करने की क्षमता जो है वही क्या होता है? द्रव्यता अनुपात होती है, कि वो व्यक्ति कितना क्षमता रखता है कि वो दायित्वों का भुगतान कर सके, लायबिलिटीज का भुगतान कर सकते जो उस पर चल रही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा चालू अनुपात। ठीक है, बी ऑप्शन है, चालू अनुपात को प्रदर्शित करता है कि जो चालू दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लायबिलिटीज हैं, उन लायबिलिटीज को चुकाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? चालू अनुपात होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दें, मैं वहां पर इसका आंसर दे दूंगा। वैसे भी वीडियो अगर इस तरीके से चलती है बहुत बड़ी हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत, किसके? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वीडियोस जाकर आप दे सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर संविधान की बात करूँ तो मौलिक कर्तव्य कहाँ पर हैं? क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो आपको मैं ये बता दूं, संविधान का भाग ए 4A, कौन सा? भाग 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को एक नए भाग के रूप में स्वीकार करने वाला भारत का संविधान पहला संविधान है दुनिया का, जिसने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में एक अलग भाग के रूप में अपने में शामिल किया है। और अगर मैं भाग 4 का, इसमें एक ही आर्टिकल है, एक ही आर्टिकल जोड़ा गया और वो आर्टिकल है 51A। ठीक है, तो ये इसके संविधान में प्रक्रिया बताई गई है। दूसरी बात ये आती है कि मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था। ये मूल संविधान में शामिल नहीं थे। इनको जो जोड़ा गया वो 1976 में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 1976 में शामिल किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत। इनको जोड़ा किस वजह से गया था हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, हम सिर्फ फैक्चुअल को देखेंगे। एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उनकी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। शुरू में जब ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 में। लेकिन जो 11वीं मौलिक कर्तव्य है, 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसको 2002 में जोड़ा गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। कौन से? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। पहले 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि सरदार स्वर्ण संघ समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, तो वो 8 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, लेकिन संविधान में जोड़े कितने गए? 10, और वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। अब देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं कि लोक चुनावों में वोट डालना, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, या संविधान को मनाना एवं इसके आदर्शों की कदर करना। मानना नहीं, मानना है। ठीक है, यानी संविधान को मानना और उसके आदर्शों की कदर करना। दोस्तों, ये जो हम लास्ट वाले तीनों हैं ये हम मौलिक कर्तव्यों में शामिल कर चुके हैं। लेकिन जो वोट डालना है, लोक चुनावों में वोट डालना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 5वें क्वेश्चन का हम चीजें कवर कर चुके हैं, जितने फैक्चुअल चीजें थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट सवाल को। हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? यानी कि निम्न में से वो कौन सी क्रांति है जिसने तिलहनों के उत्पादन में
वृद्धि उत्पन्न की है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति, पीली क्रांति या श्वेत क्रांति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पीली क्रांति। पीली क्रांति ने ही तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की है। और अगर मैं बाकियों की क्रांति की बात करूं तो ये बाकी जो क्रांति है ये खाद्यान्न को दर्शाती है। हरित क्रांति खाद्यान्न को प्रदर्शित करती है, बढ़ावा देती है, ठीक है, या खाद्यान्न से संबंधित है। अगर मैं स्वर्ण समिति की क्रांति की बात करूं, स्वर्ण क्रांति की, तो ये बागवानी को दर्शाती है, ठीक है। और श्वेत क्रांति की बात करूं तो ये किसको बात करता है, दुग्ध उत्पादन की बात करता है, ठीक है, किसको, दुग्ध उत्पादन की बात करता है। चारों क्रांति यानी हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहनों से संबंधित है और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, पीली क्रांति हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल कहता है कि कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों ये भोजन नहीं, भोजन है, ठीक है, कि कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, मक्खन, विटामिन, प्रोटीन या ग्लूकोज। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो हमें तुरंत यानी इंस्टेंट पावर देता है, इंस्टेंट शक्ति देता है, ठीक है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज की मैं बात करूं तो ग्लूकोज में क्या है कि ये सरल हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, क्या होता है, ये सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है। और जब ये सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है तो इसी की वजह से हमें, जब हम इसको पीते हैं तो ये क्या करता है, हमें तुरंत शक्ति प्रदान करता है, हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। इसीलिए तो आप जरा से भी वीकनेस फील करते हैं या बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो डॉक्टर आपको ग्लूकोज लेने को बोलते हैं ताकि आपके अंदर एनर्जी आ जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है और बॉडी में तुरंत जाकर रिलीफ देता है और हमें एनर्जेटिक बनाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ग्लूकोज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के ई कॉमर्स से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ने किस कंपनी के साथ समझौता किया था। ठीक है, आपसे पूछा गया कि हमारा जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है उसे ई कॉमर्स वेबसाइट से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ने किस कंपनी के साथ क्या किया था, समझौता किया था, सवाल में ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये बता दूं, ऑप्शन है ए अमेजन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा.com या स्नैपडील। तो इसका सही उत्तर होगा अमेजन, यानी अमेजन से क्या किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने टाइप किया था या एक समझौता किया था, किसके लिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए। दोस्तों ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ये जनवरी 2018 में शुरू की गई स्कीम थी। जनवरी 2018 में इसको शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इसे जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था, योगी आदित्यनाथ जी ने इसको प्रारंभ किया था। यहाँ के मुख्यमंत्री किन्होंने किया था, यूपी के सीएम जो थे, जो हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस स्कीम को शुरू किया था और इसका मकसद है हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। ये जो वन प्रोडक्ट वन स्कीम है इसका मकसद होता है हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, इसका अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम क्यों रखा गया, ऐसा सरकार का मानना था कि हम एक डिस्ट्रिक्ट में से कम एक प्रोडक्ट को चुनेंगे और उसकी डिमांड हम इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाएंगे, उसकी मांग देखेंगे, ठीक है, उसको इंटरनेशनल प्रोडक्ट बनाएंगे। और यही इसका मकसद था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसका अल्टीमेटली जो भी एक उद्देश्य है वो है हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, हर डिस्ट्रिक्ट से कम एक प्रोडक्ट को चुनना और उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचना या उसे मार्केट करना। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो गया हमारा, इसका सही उत्तर अमेजन हो गया। अमेजन एक ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, जिसके साथ क्या किया था, सरकार ने एक समझौता किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ऑप्शन है गोरखपुर, बी जयपुर, किन्नौर या फिर कुलेर। तो आपको इसका सही उत्तर चुनना है और इसका सही उत्तर है किन्नौर। किन्नौर जो जिला है भारत का, वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कहाँ पर,
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। मैं आपको ये बता दूं ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और ये जो किन्नौर है ये सबसे ज़्यादा तो बेसिकली सेब के बागों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ पर मंदिर और मठ भी बहुत ज़्यादा हैं जो इसके लिए क्या है, इसे मशहूर बनाते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप अगर मौका मिले तो जाइएगा और देख कर आइएगा कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक जिला है किन्नौर हिमाचल प्रदेश का, उसके आप घूम कर आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? किन किन के बीच? मुगलों और मराठों के बीच। ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, औरंगजेब के शासनकाल में ही मुगलों और मराठों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था, द्वंद्व उत्पन्न हुए थे, ठीक है। और ये लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। आपको बता दें जो मराठा साम्राज्य था उसकी जो संस्थापक माने जाते हैं वो शिवाजी माने जाते हैं, ठीक है। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। और ये भी बता दें कि मुगलों और मराठों की जो प्रथम मुठभेड़ हुई थी वो 1657 में हुई थी। कब हुई थी? 16 से 57 में। और इस समय जब हम बात कर रहे हैं उस समय की, उस समय दक्षिण भारत का जो वायसराय हुआ करता था वो औरंगजेब हुआ करता था। और औरंगजेब के साथ ही 1657 में ये युद्ध हुआ था या इनका पहली मुठभेड़ हुई थी। लेकिन द्वंद्व जो चल रहा है इनका मुगलों और मराठों का, ये औरंगजेब के समय काल से ही चल रहा है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? क्या किया गया था? सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़ और आगरा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अलीगढ़। और अलीगढ़ में ही सबसे पहले सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र का प्रारंभ किया गया था। आप ऑप्शन याद रखेंगे अलीगढ़, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ठीक है, पूछा गया कि जब पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया या छापा गया भारत का, तो वो कौन से सम्राट के शासनकाल में ऐसा हुआ था? तो उस समय किसका शासन था? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, समुद्रगुप्त, अकबर या हुमायूं। तो इसका सही उत्तर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक सम्राट था उस समय और इसके शासनकाल में ही भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? शेरशाह सूरी, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा गया है। ऑप्शन 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर या 31 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 3 दिसंबर। और 3 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? कौन से स्थायी उपनिवेश की शुरुआत पूछा गया है। ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर? बंगाल में। और किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ऐसा किया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? यानी कि महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और गांधी जी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? ठीक है, यानी वो निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है ग्रेट चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल या 8 डिग्री चैनल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 8 डिग्री चैनल भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। आप जल संधि कहें या कुछ भी कहें, 8 डिग्री चैनल जो जल संधि है वो भारत और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है, अलग करने का काम करती है, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को एक शौक के रूप में मनाती है?
यानी जैसे हम त्योहार के रूप में मनाते हैं, लेकिन निम्न में से एक ऐसी भी प्रजाति है भारत में रहने वाली जो दीपावली को किस रूप में मनाती है, सिर्फ शौक के रूप में मनाती है कि हमारा शौकियाना मामला है। ठीक है, ऑप्शन है भोटिया, थारू, सहरिया या परहरिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों थारू। ये जो थारू जनजाति है ये दीपावली को एक शौक के रूप में मनाती है। किसके रूप में? शौक के रूप में मनाती है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन में पूछा गया पंचायती राज प्रणाली, भूमि सुधार, मौलिक कर्तव्य या राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आर्टिकल 243 पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, पंचायती राज प्रणाली की बात करता है और इसीलिए 243 जो आर्टिकल है वो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल कहता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? कौन थे वो व्यक्ति जिसने ऑक्सीजन की खोज की थी कि हाँ ऑक्सीजन नाम की भी कोई चीज होती है? ऑप्शन है रोनाल्ड, जॉन नेपियर, प्रिस्टले या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रिस्टले वो व्यक्ति थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, आप याद रखेंगे ऑक्सीजन की खोज करने वाले व्यक्ति प्रिस्टले थे। अगला सवाल कहता है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? यानी कि राज्य विधानसभाओं में जब किसी धन विधेयक को लाया जाएगा तो वो धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाएगा? ऑप्शन है विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री या फिर राज्य का राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जा सकता है। जिस प्रकार लोकसभा में धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, उसी तरीके से राज्य में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी? त्रिभाषा सूत्र। ऑप्शन है कोठरी समिति, शर्मा समिति, दत्त समिति या राजमन्नार समिति। इसका सही उत्तर है दोस्तों कोठरी या कोठारी समिति। ये एक ऐसी समिति थी जिसने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी कि त्रिभाषा सूत्र होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कहता है कि पंडित भीमसेन जोशी, कौन? पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? ऑप्शन है पत्रकारिता, क्या ये पत्रकार थे? क्या ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे, शिक्षा से संबंधित थे या फिर साहित्य से संबंधित थे? तो इनका सही उत्तर होगा ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे और इनके क्रियाकलाप का जो क्षेत्र है वो शास्त्रीय संगीत है। ठीक है, किनका? पंडित भीमसेन जोशी का। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन किस टाइम लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? एक पुस्तक है किस टाइम लाइफ, उसके लेखक हैं। ऑप्शन कहा गया है शेखर सुमन, कोंकणा सेन, आदित्य राय कपूर या इमरान हाशमी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इमरान हाशमी। इमरान हाशमी किस टाइम लाइफ के क्या हैं? लेखक हैं। ये एक पुस्तक है और इमरान हाशमी के द्वारा इनको लिखा गया है। अगला सवाल कहता है कि विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, 11 अप्रैल या फिर 14 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 22 मार्च को क्या किया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस यानी विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आप तारीख याद रखना। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है झीलों की भूमि फिनलैंड, क्या सफ़ेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना को कहा जाता है, या गोल्डन पेंगोडा की भूमि म्यांमार को कहा जाता है, या उगते सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है। मतलब ये कि जो गलत वाला है वो इसमें चुनना है आपको, क्योंकि इसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा सफ़ेद हाथियों की भूमि, और सफ़ेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना को नहीं कहा जाता है। ये इसका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सफ़ेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना को नहीं कहा जाता है थाईलैंड को।
ठीक है, तो ये इसका सही सुमेलित नहीं है। सफेद हाथियों की भूमि कौन है? थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कहता है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है लाला हरदयाल, बटुकेश्वर दत्त, सचिंद्रनाथ सान्याल या चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही उत्तर है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, लाला हरदयाल जी। अगला क्वेश्चन है कि कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के संदर्भ में निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित आपको करना है कि सबसे पहले क्या था, सेकंड पे क्या, थर्ड पे क्या, फोर्थ पे क्या। 4 चीजें दी गई हैं, कोरिया, वियतनाम, क्यूबा मिसाइल संकट या बर्लिन की दीवार का विखंडन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए 1 2 3 4 3, 4 3 2 1, 2 4 3 1 या 1 3 2 1। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी पहले नंबर पर क्या है? कोरिया संकट है, दूसरे नंबर पर क्यूबा संकट है, तीसरे नंबर पर वियतनाम संकट और चौथे नंबर पर बर्लिन की दीवार का गिराया जाना, ये इसका चौथा है। तो ये आपको एक पूरा सीरियल याद रखना है। पहला कोरिया, दूसरा वियतनाम, दूसरा जो है वो क्यूबा संकट है, तीसरा वियतनाम है और चौथा क्या है? बर्लिन की दीवार का विखंडन या उसको गिराया जाना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल कहता है कि भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? दोस्तों ये प्रथम विधिक अधिकारी है। कौन होता है विधिक अधिकारी? तो इसका सही उत्तर होगा विधिक यानी कानूनी अधिकारी। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का जो प्रथम विधिक अधिकारी होता है वो भारत का न्यायवादी होता है, महान्यायवादी होता है। ये पूरे भारत का एक सबसे बड़ा यानी प्रथम विधिक अधिकारी होता है, एक कानूनी अधिकारी होता है। तो ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत का महान्यायवादी। और महान्यायवादी कौन होता है? प्रथम विधिक अधिकारी होता है भारत का। ठीक है, अगर राज्य की बात करूं तो राज्य का विधिक अधिकारी महाधिवक्ता होता है। ठीक है, महाधिवक्ता राज्यों में होता है और महान्यायवादी कहां पर होता है? भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। अगला सवाल कहता है कि किस देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है? ठीक है, ऑप्शन है लिस्बन संधि, बर्लिन संधि, मॉस्को संधि या स्टॉकहोम संधि। तो इसका सही उत्तर है लिस्बन संधि। लिस्बन संधि का अनुच्छेद 50 है, इसमें प्रावधान किया गया है जिसके तहत क्या होता है कि कोई भी देश यूरोपियन संघ से अलग हो सकता है। ये इस संधि की बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल कहता है कि द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, मार्शल, एडम स्मिथ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत के लिए का प्रतिपादन किया था और इसके लिए ये जाने जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि संसार की छत किसे कहा जाता है? क्या ऑप्शन है? क्वेश्चन है संसार की छत हम किसको कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है इंदिरा कोल, किलिमंजारो पठार, पामीर नोट या कंचनजंगा। तो इसका सही उत्तर है पामीर नोट। पामीर नोट को क्या कहा जाता है? संसार की छत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? संसार की छत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कहता है निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सुमेलित नहीं? यहाँ भी नहीं वाला शब्द है। तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, यशोधरा इन्होंने लिखी है, केशव दास इनका साहित्य है, रसिक प्रिया, महादेवी वर्मा इनका जो यामा नाम का साहित्य है और ये जो इनकी रचना है मुंशी प्रेमचंद, इनकी रचना क्या है? कर्मभूमि है। तो 32 का क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये यशोधरा नहीं लिखी गई है। यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई है? इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्ता ने। ठीक है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्ता जी यशोधरा के क्या हैं? रचनाकार हैं, इन्होंने इसको लिखा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन है चंबल नदी, गंगा नदी, केन नदी या यमुना नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये जो यमुना नदी है, ये यमुना नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है।
ठीक है दोस्तों। अगला सवाल हमारा कहता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है सूर सरोवर पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार या समान पक्षी विहार। तो इसका सही उत्तर होने वाला है नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना उत्तर प्रदेश में सबसे पहले की गई थी। ठीक है, नवाबगंज सबसे पुराना वर्ल्ड सेंचुरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि हर्षचरित क्या है, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है वाल्मीकि, बराहमिहिर, बाणभट्ट या कालिदास। तो इसका सही उत्तर है बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने क्या किया है, हर्षचरित को लिखा है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।